गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। गुड इवनिंग, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? एक बार ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम निजिंग। ओके। हाँ जी एवरीवन। तो फिर से हमने स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा अभी बिजनेस की वजह से करंट अफेयर्स हॉल्ट पे आ गया था। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, अब वो फिर से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अब हमें कंप्लीट करना है मई का करंट अफेयर्स, क्योंकि मई के बाद फिर हमें जून भी स्टार्ट करना। ऑलरेडी जुलाई हाफ हो चुकी है, तो अब हमें इसके बाद मई के बाद सर जून भी स्टार्ट करना है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि हमारा टारगेट है कि इतना ही करा के छोड़ देना है। हम तो ठीक है मिजित, वेरी मच फाइन। अब कुछ प्रॉब्लम्स नहीं, बट नाउ ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट आर सॉर्टेड आउट। ठीक है, चलिए जी। हाँ, तो मे का करना है। ठीक है, मे का देखो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपके क्वेश्चन से कॉम्प्रोमाइज करूं कि क्वेश्चंस आपके कट कर दूं। करीब जो 100 का एवरेज हमारा रहता है, 100 प्लस ही कराता हूं, तो वो एवरेज आपका मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से कॉम्प्रोमाइज आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि करंट अफेयर्स में हमें कोई टारगेट अचीव नहीं करना है कि हमें इस यहाँ तक पहुंचना है। इट्स ए कंटिन्यूअस गोइंग प्रोसेस। हेमी जी, ये आपकी ही साइड से बंद होगा, ये हमारी साइड से बंद नहीं होगा। आपके ही साइड से बंद होगा। ये जो भी आपको वो आ रहे हैं ना कैप्शंस वगैरह, आप अपने साइड से ही बंद कर सकते हो उसे। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये क्या है, ये आपकी डेली लाइफ का पार्ट है। करंट अफेयर में आपका कोई टारगेट नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ का पार्ट है। जितना होता जाए पढ़ता जाओ आप। ठीक है, जितना होता जाए उतना आप इसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, और बाकी लोग सब ठीक है? तो अभी तैयारी वगैरह का कैसा चल रहा है आप लोगों का? काफी टाइम बाद आप लोगों से बात हो पा रहा है। अब होपफुली आने वाले दिनों में रेगुलर आपसे बात हो पाया करेगा। ठीक है, क्योंकि 9 PM का टाइम मेरे लिए देखो रिजर्व है। 9 PM का टाइम मेरे लिए रिजर्व है। ये टाइम मेरा है। ठीक है, तो इसमें ये मैं आपका टाइम नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, इसमें आपको ये क्लास, ये टाइम जो है आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ही है। तो करंट अफेयर्स हो गया, प्लस एक्स्ट्रा जो भी टॉपिक्स होंगे वो आपको इसी टाइम पीरियड में सर कराए जाएंगे। ठीक है जी, चलो जी फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई कुछ पुराने क्वेश्चन जो हमने करे हैं उनको रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 34 ये हम पढ़ चुके हैं। टिल क्वेश्चन 70 कर चुके थे शायद। हाँ जी एमी जी, मैंने भी आप लोगों को काफी मिस किया। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 34 आ जाइए। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 पीक्स अबव 8,000 मीटर्स? बता सकते हैं इसका आंसर? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 पीक्स अबव 8,000 मीटर्स? ये हम पुराना रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए सर। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा टॉपिक भी चलेंगे 9 PM की क्लास में। जैसे कि अपना नेशनल पार्क वाला रह गया था, ठीक है, वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। हो सकता है मंडे की क्लास में अपन नेशनल पार्क ही करें। ठीक है, क्या आंसर है? संतोष यादव? नहीं जी, करेक्ट आंसर ये प्रियंका मोहिते, नाम याद रखिएगा। तो प्रियंका मोहिते ने ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, माउंट लोत्से पे करी है, माउंट मकालू पे करी है, अन्नपूर्णा वन पे करी है। तो ये सारे क्या है, सब 8,000 प्लस हाइट वाले हैं। तो अभी हाल फिलहाल में उन्होंने माउंटेन कंचनजंगा पे चढ़ाई करी थी। ठीक है, तो शी हैज बिकम द कौन बन गई फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 पीक्स अबव 8,000 मीटर। चलिए जी, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एट विच इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ 500 ईयर ओल्ड ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री? देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मोहिंजो दारो हो गई, राखी गढ़ी हो गई, धोलावीरा हो गया, कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया।
ये सारी साइट्स की अपनी अपनी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। इसी पे सवाल आते रहते हैं कि डॉकयार्ड कहाँ पर मिलता है, डांसिंग गर्ल कहाँ पे मिली थी, है ना, टेराकोटा के टॉयज कहाँ पे मिले थे, वेल मेंटेन ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पर मिला था। तो इसी पे कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एक उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन ये और जुड़ गया है कि हाल फिलहाल में अभी जो एक्सकेवेशन चल रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट अभी जहां पर काम कर रहे हैं, जो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स पे, तो उसमें एक साइट पे 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री मिली है। तो सिंपल वो क्या पूछना चाह रहे हैं, तो सर वो सिंपल पूछना चाह रहे हैं कौन सी साइट थी जहां पर 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री मिली है। तो शायद कुछ लोग आंसर भूल रहे हैं। करेक्ट आंसर इज राखी गढ़ी। ठीक है, ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं। करेक्ट आंसर इज राखी गढ़ी। हाँ जी, अब इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 61। इंडिया हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड $800,000 टू विच प्रोजेक्ट टू इनकरेज द यूज ऑफ हिंदी इन द यूनाइटेड नेशंस। बताइए सर, इंडिया हैज contributed $8,000 to which project to encourage the use of Hindi in the United Nations? हाँ जी सर, बताइए। India has contributed $800,000 to which project to encourage the use of Hindi in the United Nations? गामी जी बिल्कुल लेट नहीं हुए, अभी आज के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे, पिछला रिवीजन चल रहा है। ठीक है, बताइए सर, सी आंसर। बिल्कुल, ये लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था। करेक्ट आंसर इज हिंदी @UN। इसे मैंने कहा था इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 343 जो कहता है हिंदी को इंडिया की क्या बनाना है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 343। ये डायरेक्ट पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए सर, तो अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन नंबर 71, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। Who is set to take oath as a new CM of Tripura? Who is set to take oath as a new CM of Tripura? बताइए सर। ये गलत नहीं होना चाहिए, आसान सवाल है। तो इसमें भी गामी उरी जी कह रहे हैं मानिक साहा, और प्रफुल्ल दास कह रहे हैं तागे हागियो जी। बाकी और लोग बताइए। देखिए, ये गलत नहीं होना चाहिए, इस पे कमेंट करो जल्दी से। बी ऑप्शन। और लोग बताओ। वेल, करेक्ट आंसर इज, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज मानिक साहा। ठीक है, चलो, जो सीएम बन रहे हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज द चीफ मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ मिनिस्टर के लिए कौन सा आर्टिकल है। अब देखो, हो सकता है, देखो ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाए, चांस, वेट अ मिनट, हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, चांसेस आर वेरी लेस। लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड देखो, यहाँ चीफ मिनिस्टर की पोस्ट की बात हो रही है। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया ताकि यहाँ पर मैं एक बार आपको चीफ मिनिस्टर वाला पोर्शन रिवाइज करा दूं। ठीक है, यहाँ पर आप फिर से अच्छे से देख लो चीफ मिनिस्टर के लिए कौन सा आर्टिकल है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर
शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल है 164। ठीक है, एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर होगा, उसको गवर्नर अपॉइंट करेंगे। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? वो कहता है सर आर्टिकल 164। तो असेंबली इलेक्शन में जिसके पास मेजॉरिटी शेयर ऑफ वोट्स होंगे उस पार्टी का लीडर क्या बनेगा? चीफ मिनिस्टर बनेगा। और गवर्नर क्या होता है? सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किनके पास है? स्टेट में चीफ मिनिस्टर, कंट्री में प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन अगर डिस्क्रिशनरी पावर्स आप देखोगे तो कंपेयर टू प्रेसिडेंट गवर्नर के पास ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो उससे कुछ रोल ऑफ सीएम पे इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब जितना पावरफुल अगर कंपेयर करोगे सेंटर में पीएम होता है उतना पावरफुल सीएम नहीं होता है। ठीक है जी, चलो तो आर्टिकल याद रहेगा। सीएम के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 164। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में। ठीक है, इसको पढ़ाना पर्पस था। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 72, विच कंट्री विल रिप्लेस रशिया ऑन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल? ये क्या है सर? यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशंस के कुछ प्रिंसिपल्स ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज है। तो ये उनमें से एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। कौन? यूएनएचआरसी। तो सवाल ये है विच कंट्री विल रिप्लेस रशिया ऑन द यूएनएचआरसी? यूक्रेन, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड या एस्टोनिया? बताइए सर। Which country will replace Russia on the United Nations Human Rights Council? यूक्रेन, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, एस्टोनिया? जल्दी से जवाब दीजिए। वेल करेक्ट आंसर इज चेक रिपब्लिक। अब इसी बात पे जल्दी से मेरे को चेक रिपब्लिक का कैपिटल बता दो। चेक रिपब्लिक जो इसको चेक रिपब्लिक ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसका कैपिटल बता दो आप। सर आंसर तो चेक रिपब्लिक ही लग रहा था, लेकिन इसको बोलें कैसे ये नहीं सर समझ में आ रहा था, तो सर जाने दिया। ऐसी बात है, चेक रिपब्लिक का कैपिटल भी बताइएगा। हाँ जी, हैं चेक रिपब्लिक यूनाइटेड किंगडम कैपिटल क्या चल रहा है ये? आज कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्या मसला है? मतलब अभी कुछ दिन क्लासेस क्या बन रही है, आलसी हो गए लग रहा सब, कमेंट्स कम हो रहे हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए सर। देखो जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। भले दिल्ली लिख के भेज दो, लेकिन कमेंट जरूर करो, क्योंकि इंटरेक्शन जरूर मेंटेन करो। ठीक है, क्योंकि अगर कमेंट्स नहीं करोगे, आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो आप ऐसा फील करोगे बिल्कुल अलग, सॉलिट्यूडरी। ठीक है, आप फील करोगे कि आपको अलग रखा गया है, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए जरूरी कमेंट शमेंट करा करो। देखो तागे हागियो जी ने बताया, मिजिर जी आपकी गर्मी अभी खत्म नहीं हुई, सुबह से चल रही है। क्या बारिश नहीं हो रही क्या आजकल ईटानगर में? अब तो दिल्ली में भी बारिश हो गई, तो अरुणाचल में क्यों नहीं हो रही है? चलो मैं बताता हूँ, इसका कैपिटल है प्राग। ठीक है, चेक रिपब्लिक का याद रखना कैपिटल क्या है? प्राग है। चलो जी, तो अब बात कर लेते हैं ये यूएनएचआरसी के बारे में। इन्होंने चेक रिपब्लिक को कोई क्यों सिलेक्ट किया? तो अभी करा क्या इन्होंने, तो यूएनएचआरसी में के जो मेंबर्स होते हैं उनमें रशिया भी मेंबर था। लेकिन अभी चूंकि देखो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उसकी वजह से इन्हें लगा रशिया ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो इसलिए इन्होंने क्या करा, रशिया को ह्यूमन राइट्स कमीशन से क्या करा, निकाल दिया।
रशिया को सस्पेंड कर दिया ड्यू टू एलिगेशंस ऑफ हॉरेंडस राइट्स वायलेशंस बाय रशियन मिलिट्री इन यूक्रेन। तो ये फैसला किसका था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। और उन्होंने रशिया को किससे रिप्लेस कर दिया? चेक रिपब्लिक से। ठीक है, ये एक सिंबॉलिक स्टेप था क्योंकि चेक रिपब्लिक करीब ईस्ट यूरोप में आता है और ईस्ट यूरोप पे ही अटैक था। यूक्रेन पे अटैक मतलब ईस्ट यूरोप पे अटैक। तो उसी चीज को सिंबलाइज करने के लिए उन्होंने किसको सिलेक्ट किया रशिया की जगह? चेक रिपब्लिक को। ठीक है, लिखा भी है, सक्सेसर फॉर रशिया हैज टू कम फ्रॉम एन ईस्ट यूरोपियन कंट्री बिकॉज सीट्स ऑन द जेनेवा बेस्ड काउंसिल आर डिवाइडेड अमंग रीजनल ग्रुप्स। ये अभी मैं बात करूंगा रीजनल ग्रुप्स क्या मसला है। अब यहाँ पर थोड़ा सा यूएनएचआरसी के बारे में बात करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, तो सबसे पहला पार्ट यही आता है कि इसका हेडक्वार्टर का है। तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके हेडक्वार्टर को क्या कहते हैं? ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फ्रॉम ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये क्या है? इसका सेक्रेटेरिएट है ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, और ये कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। पहला पार्ट तो ये हो गया। कब क्रिएट हुआ था ये? यूएनएचआरसी बनी है आपकी 2006 में। उससे पहले एक बॉडी थी यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, तो उसी को चेंज करके बना दिया यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। कब बनाया? 2006 में बनाया। ठीक है, कहाँ बनाया? जेनेवा स्विट्जरलैंड में बनाया। तो 47 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, मतलब जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं वो लोग 47 मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। अब 47 मेंबर्स कैसे सिलेक्ट होते हैं? मतलब 47 मेंबर्स या कह लो 47 कंट्रीज होती हैं, वो कैसे सिलेक्ट होती हैं कि डिवाइड कर रखा है रीजन के बेसिस से। जैसे अफ्रीका में 13 सीट्स हैं, यानी अफ्रीका से 13 कंट्रीज आ सकती हैं। अपना ये जो एशिया पैसिफिक है उसमें 13 सीट्स हैं। लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन स्टेट्स, वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच जो पोर्शन है उसमें 8 सीट्स हैं। वेस्ट यूरोप, ये जो फ्रांस वगैरह हैं, ये यहाँ पर कितनी? 7 सीट्स हैं। ईस्ट यूरोप, यहाँ पे कितनी सीट्स हैं? 6 सीट्स हैं। ठीक है, और इसके जो मेंबर हैं वो कितने साल के लिए सर्व करेंगे? 3 साल के लिए। और अगर कंजिकेटिव 2 कंजिकेटिव टर्म्स तक अगर वो रह लिए तो वो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन। ठीक है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन, इसको ध्यान रखेंगे। अभी ये बॉडी इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट थी यूएसए में, तो उन्होंने यूएनएचआरसी से बैकआउट कर लिया था। ठीक है, बट अब बिडेन आ गए, बिडेन ने वापस से यूएनएचआरसी को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। तो 47 मेंबर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड? अफ्रीका के 13, एशिया पैसिफिक के 13, लैटिन अमेरिका 8, वेस्ट यूरोप 7, ईस्ट यूरोप 6। ठीक है, तो इस तरह से 47 मेंबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कितने टेन्यूर का पीरियड रहता है इसका? 3 इयर्स का पीरियड रहता है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। सबसे इंपॉर्टेंट इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। हाँ जी सर, अब ये था ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इससे बाहर वो नहीं पूछेंगे अगर यूएनएचआरसी के बारे में पूछेंगे। ठीक है जी, इज दैट क्लियर और नॉट? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। ओके मीटिंग जी, देखो अगर तुक्का नहीं भी लगा रहे तो आप सिंपली मेंशन कर दो आई डोंट नो, आई डी के ऐसे लिख दो, डोंट नो ऐसे भी लिख सकते हो। मेरा मेन पर्पज है कि आप बस कनेक्ट करो। कई बार क्या होता है ना, जैसे आंसर्स नहीं भी पता है तो हम क्या करते हैं, उसको फिर इग्नोर करते हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा अलग फील करते हैं, उतना बेटर इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं क्लास से। ठीक है जी, आज जंगल सफा करके साफ करके थक गया। कोई दिक्कत नहीं डोगरिक जी, सो जाइए, है ना। गुड नाइट बोल दिए सब लोग डोगरिक जी को। सो जाओ भैया आप, है ना, फिर कल मिलते हैं। रिकॉर्डेड देख लेना आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड।
और अरुणाचल में बारिश नहीं पड़ रही, कोई दिक्कत नहीं, अभी कुछ दिनों में बारिश होगी, फिर आपका माहौल बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तब तक बर्दाश्त कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। India's men's team won their first Thomas Cup after defeating which team at the finals? इंडिया की जो मेंस टीम है उन्होंने पहला थॉमस कप जीता है। थॉमस कप पे जहां तक मुझे याद आ रहा है एक बार प्रीवियस ईयर में सवाल आया है। ठीक है, एक बार प्रीवियस ईयर में सवाल आया है। तो इंडियाज मेंस टीम वॉन द फर्स्ट थॉमस कप आफ्टर डिफीटिंग विच टीम एट द फाइनल्स? बताइए, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया। जिस टीम को हराया है वो अभी तक मैक्सिमम नंबर ऑफ कप जीत चुकी थी, थॉमस कप। कल करे सो आज करे सो अब करे सो अभी। एक और कहावत है, आज करे सो कल करे सो परसों, जल्दी तुझको क्या पड़ी है, जीना है तुझे बरसों। ये भी कहावत है, उस पर भी बिलीव कर सकते हो। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, चलिए बढ़िया बात है। करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया को हरा के। तो थॉमस कप, जिसको वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है, ये इंटरनेशनल बैडमिंटन कंपटीशन है। ठीक है, कौन ऑर्गेनाइज करता है? BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ऑर्गेनाइज करता है। हर 2 साल में हो रहा है सिंस 1982। पहले हर 3 साल में होता था। पहला टूर्नामेंट 1948-49। इतनी जानकारी है, मोर देन एनफ। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। अभी एक आईएनएस का शिप है, शिप क्या है, फ्रिगेट है, आईएनएस गोमती। अभी इसकी सर्विस पूरी होगी, रिटायर हो रहा है, तो डी कमीशन करा जा रहा है। तो ये कहाँ पर करा जाएगा? विल नाउ बी बेस्ड इन दिस सिटी एज इज सर्विस कम्स टू एन एंड। तो इसको कहाँ भेजा जा रहा है? अब इसकी सर्विस तो खत्म ही हो गई, रिटायर हो गया ये। बताइए। हाँ जी। एलेक्स जी, ये भाषा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कैन यू प्लीज ट्रांसलेट? इंडियन नेवल शिप गोमती कम विल नाउ बी बेस्ड एज ए सर्विस कम्स टू एन एंड। ये करेक्ट आंसर है इसका। क्या बता रहे हो आप लोग? ए बता रहे हो और डी बता रहे हो। हाँ सर, कोई कोस्टल एरिया होगा। नहीं जी, गोमती नदी कहाँ से बहती है? लखनऊ से। इसको कहाँ भेज देंगे? लखनऊ भेज देंगे, क्योंकि गोमती नाम कहाँ से पड़ा? गोमती नदी से पड़ा। 1988 में ये कमीशन हुआ था। ठीक है, जो मिसाइल फ्रिगेट्स हैं, ठीक है, जैसे क्या होता है शिप्स में भी कैटेगरीज आती हैं, कोई डेस्ट्रॉयर होता है, कोई फ्रिगेट होता है ना, कोई आपका एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। तो ये सब क्या है, कैटेगरीज होती हैं शिप्स की। तो इसमें एक कैटेगरी होती है फ्रिगेट, और फ्रिगेट में भी एक कैटेगरी गोदावरी क्लास।
उसका ये थर्ड शिप था, आईएनएस गोमती। 1988 से काम कर रहा था, अब जाके डीकमीशन किया जा रहा है। ठीक है, तो अब जाके इसको कहाँ पे भेज देंगे, लखनऊ भेज दिया जाएगा। और कई सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस लाइक ऑपरेशन कैक्टस, पराक्रम, रेनबो और कई सारे बाइलेटरल और मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइजेज में इसने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे जा रहा है, वापस अपने लखनऊ में। चलो, मेरे को गोमती रिवर बता सकते हो, गोमती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये फाइनली किस रिवर में जाके मिलेगी? और अगर पॉसिबल हो तो गोमती रिवर का ओरिजिन बता सकते हैं क्या आप लोग? गोमती रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, फाइनली ये कहाँ जाके मिलेगी, और इसका ओरिजिन अगर आप बता पाए तो। बिल्कुल, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। नेपाल और इंडिया का कुछ बॉर्डर ही समझो, ये करीब पीलीभीत वाला एरिया है, वहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और यूपी में एक जगह कैथी, वहां पर ये गोमती फाइनली किस में जाके मिल जाती है, गंगा में जाके मिल जाती है। चलो जी, इतना पता है गोमती के बारे में, मोर देन एनफ है। अच्छा, ये बता सकते हैं गोमती गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है? ये बता सकते हैं गोमती गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या सर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है? बिल्कुल सर, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये गंगा फ्लो कर रही है, इस तरह से गोमती आके इसमें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। मैकॉलिन कन्वेंशन इज इन द न्यूज, दिस कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए, मैकॉलिन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आया था ये। लेफ्ट होगा, राइट नहीं होगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मैकॉलिन कन्वेंशन अभी हाल फिलहाल में न्यूज में था। ये कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? फॉरेस्टेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस, इताई इताई डिसीज। सर कन्वेंशन है, कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे, इसीलिए बी तुक्का लग रहा है। योमली जी बस अकेले मुझे लग रहा है जो कह रहे हैं सी, बाकी और कोई? एनीवन एल्स? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने मैकॉलिन कन्वेंशन वाकई में इससे पहले सुना था? मतलब भले ना भी पता हो, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सुना है कि हाँ, मैकॉलिन कन्वेंशन जैसा कुछ होता है, इससे पहले सुना है कहीं? देखो, यही करंट अफेयर्स की खूबसूरती होती है, इस तरह के टर्म मिल जाते हैं जो जनरली हमने नहीं देखे होते हैं, और वो एग्जाम में उठा के डाल देता है, फिर हम कहते हैं कितना टफ क्वेश्चन बनाया है, जबकि कहीं ना कहीं न्यूज में रहा है ये। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। अभी फॉरेस्टर का पेपर उठा लो, 12 से 13 सवाल इसी से उठ के आए हैं करंट अफेयर्स से। चलो जी, इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, करेक्ट आंसर इज सर, करेक्ट आंसर इज सी, मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट कंपटीशन।
ठीक है, क्या आंसर है सर? मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका मैच फिक्सिंग होती है ना, मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए कन्वेंशन बनाया गया है, मल्टीलेटरल ट्रीटी है और मैच फिक्सिंग रोकने के ये काम आता है। इसका एक और नाम है काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन। सितंबर 1 2019 से काम कर रहा है। इसको अभी तक रेटिफाई करने वाले जो देश हैं, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूक्रेन, मोल्डोवा, स्विट्जरलैंड, इटली, ग्रीस। इंडिया ने अभी इसको रेटिफाई नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था मैकॉलिन कन्वेंशन। अच्छा, मैकॉलिन कन्वेंशन में क्वेश्चन तो चलो अपनी जगह है, इसमें एक ऑप्शन है इताई इताई डिसीज, ये इंपॉर्टेंट है। ये बता सकते हो इताई इताई डिसीज किससे होता है? व्हाट किस इताई इताई डिसीज इज कॉज्ड बाय विच, किससे होता है इताई इताई जो डिसीज है एक, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। ऑप्शन में इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो डिस्कस कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। एनीवन, कैन एनीवन टेल मी द रीजन फॉर इताई इताई डिसीज? बताइए सर। इताई इताई डिसीज, ये देखा देखा जैसा है। एनीवन? ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे न्यूज में दिख गया, कल एग्जाम में आ सकता है। इताई ताई डिसीज इज कॉज बाय एक्सपोजर ऑफ कैडमियम, ठीक है, किसकी वजह से होता है? कैडमियम से। इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, मान लो कभी उनका कैडमियम से एक्सपोजर हो जाता है, तो इताई इताई डिसीज हो सकता है, इसमें बोन पेन वगैरह रहता है, ठीक है। चाहो तो आज जाके इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, इताई इताई डिसीज किससे होता है? कैडमियम के एक्सपोजर से होता है। चलिए सर, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 76। who has become the first Indian layman to be declared a saint by Pope Francis Catholic Church, ठीक है। जो आपका वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी बेसिकली क्या है? एक कंट्री इटली है, इटली में एक छोटा सा देश है जिसको हम कहते हैं वेटिकन सिटी। इसकी कैपिटल तो बहुत ही टफ है, क्योंकि कैपिटल का नाम भी वेटिकन सिटी ही है ना। मतलब जितना आपका ईटानगर होगा उतने में पूरी उन्होंने कंट्री बना दी, वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी में एक बहुत ही रिलीजियस पर्सनालिटी आपको मिलेंगे, कैथोलिक के लिए पोप फ्रांसिस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, दुनिया भर में सेंट्स को डिक्लेयर करते हैं, जो भी अच्छा क्रिश्चियनिटी के लिए काम करता है, जो भी पर्सन, उसको क्या डिक्लेयर करते हैं? वो सेंट डिक्लेयर करते हैं। तो अभी तक जो क्रिश्चियंस जो सेंट डिक्लेयर हो रहे थे, वो आपके जनरली ऐसे थे जो बाई बर्थ क्या रहे हो, बाई बर्थ आपका क्रिश्चियन रहे हो। लेकिन एक ऐसे इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन लेमैन, लेमैन मतलब बिल्कुल एक आम आदमी, जो इंडियन थे, उनको भी एक सेंट डिक्लेयर करा है उनकी मौत के बाद। अभी तो उनकी डेथ हो चुकी है, अब जाके पोप फ्रांसिस ने उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए पहले इंडियन लेमैन रहे हैं वो, जिनको क्या डिक्लेयर कर दिया? टू बी अ सेंट। तो आप बता सकते हैं वो कौन से पर्सनैलिटी हैं? who has become the first Indian layman to be declared a saint by Pope Francis, वेटिकन सिटी। करेक्ट आंसर पे आते हैं। करेक्ट आंसर इज आपका देवाश्यम पिल्लाई, ठीक है। देवाश्यम पिल्लाई एक हिंदू फैमिली में जन्म लिए था उन्होंने, तमिलनाडु में, ठीक है। फिर 18 सेंचुरी में जाके उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। बाद में वो इंडियन, अब वो पहले इंडियन लेमैन बने जिनको सेंट डिक्लेयर किया है बाय द वेटिकन। काफी उन्होंने चैलेंजेस का फेस करना पड़ा था अपनी सोसाइटी से, एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया था, या फिर उनपे फेक एलिगेशन वगैरह लगाए थे, देशद्रोह के मुकदमे वगैरह चलाए थे, तो काफी कुछ उन्हें फेस करना पड़ा था ड्यू टू द रीजन फॉर फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी, क्योंकि वो हिंदू फैमिली से किस में कन्वर्ट हो गए थे? क्रिश्चियनिटी में। ये चीज आज के टाइम में भी इतना नॉर्मल नहीं है, तो उस टाइम आप सोचो क्या हुआ होगा, ठीक है। तो नाम याद रखना, क्या नाम है? देवाश्यम पिल्लाई, ठीक है सर, कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। What is the name of the two indigenous warships of the Indian Navy
लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अब देखो अभी आईएनएस गोमती गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 नए वॉरशिप आ गए। तो अभी राजनाथ सिंह ने 2 नए वॉरशिप लॉन्च किए, उनके नाम पूछ रहा है, जल्दी से नाम बताइए उनके। 2 नए वॉरशिप हमने लॉन्च किए हैं, उनके नाम बताइए सर। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर है आईएनएस सूरत एंड आईएनएस उदयगिरी। ये सब कहाँ बन रहे हैं शिव? मैजागॉन डॉक्स लिमिटेड में, ठीक है। तो सूरत जो है फोर्थ गाइडेड मिसाइल, ये क्या है, डेस्ट्रॉयर है क्या, ठीक है। सूरत क्या है, एक डेस्ट्रॉयर है, और आईएनएस उदयगिरी क्या है, वो एक फ्रिगेट है। तो मैंने कहा ना डिफ टाइप ऑफ शिप्स होते हैं, एक बार मैंने डिस्कस भी किया था, कभी और भी कर लूंगा इसके बारे में डिस्कस। जैसे एक होते हैं फ्रिगेट्स, एक होते हैं, कौन होते हैं सर, डेस्ट्रॉयर्स होते हैं। तो जो सूरत है आईएनएस सूरत, वो क्या है, डेस्ट्रॉयर, और आईएनएस उदयगिरी क्या है, एक फ्रिगेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। हु हैज वॉन द मेंस सिंगल इटालियन ओपन टाइटल इन 2022? नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर, डैनिल मेडवेडेव, या राफेल नडाल? बताइए सर। हु हैज वॉन द मेंस सिंगल इटालियन ओपन टाइटल इन 2022? कॉर्बिट्स भी होते हैं, हाँ मैंने कहा ना, और भी टाइप के होते हैं। इटालियन ओपन पे क्वेश्चन आ चुके हैं, लास्ट यूडीसी में पूछा था आई थिंक। तो इटालियन ओपन पे क्वेश्चन आए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अभी 2020 में मेन सिंगल्स इटालियन ओपन टाइटल किसने जीता है सर? नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वो है नोवाक जोकोविक, ठीक है। कौन है? नोवाक जोकोविक। तो मेन सिंगल की बात करें तो नोवाक जोकोविक फ्रॉम सर्बिया। सर्बिया बाल्कन कंट्री, आज जो पीसीएस की क्लास जो हमारी चल रही है उसमें आज मैं यही पढ़ा रहा था, बाल्कन कंट्रीज पढ़ाए थे। तो मेजर थे उसमें, मेजर रूपांग ये लोग थे। आपको अगर याद हो बाल्कन कंट्रीज, गामी ओरी जी पता नहीं थे कि नहीं थे, आज शायद नहीं थे। तो बाल्कन कंट्रीज जो हमने पढ़े थे, बाल्कन पेनिसुला, उसमें सर्बिया था, याद है। इधर अल्बानिया था, है ना, फिर नॉर्थ मैसेडोनिया था, फिर नॉर्थ मैसेडोनिया के ऊपर कोसोवो था, फिर इधर मॉन्टेनिग्रो था, इधर मैंने कहा था इधर सर्बिया होगा, तो ये सर्बिया था इधर। चलो विमेन सिंगल की बात करें तो इगा स्वातिक फ्रॉम पोलैंड। मेंस डबल निकोला मैक्टिक मार्पेविक, और इसी तरह से विमेन्स डबल। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आपकी मदद करेंगे, ठीक है जी। चलो जी, हाँ तो मेजर रोपांग को याद है। अब वही है, देखो एक बार पढ़ लेते हो ना, अब जब भी उसको कनेक्ट करोगे मजा आएगा, फील गुड होगा। ऐसी जी के कनेक्ट होती चली जाती है। कुछ टाइम बाद आपको लगेगा लगभग आपको सब कुछ आता है, ऐसे अगर कंटिन्यूस पढ़ते रहोगे तो कुछ टाइम बाद जब डर होता है ना, अरे सर जीके तो बहुत वास्ट होता है, ये भी पूछ रहे थे वो भी पूछ रहे थे, वो डर खत्म हो जाएगा। तो लगेगा कि अपन उससे ज्यादा वास्ट है। क्वेश्चन नंबर 75। अभी नासा ने एक इंड्योरेंस मिशन लॉन्च किया है, तो वो किस सेलेस्टियल बॉडी के लिए? इंड्योरेंस मिशन का पर्पस क्या है? सिंपल सी बात ये, रिसेंटली लॉन्च नासा इंड्योरेंस मिशन, ठीक है। तो नासा के मिशन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, इसरो के मिशन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए।
कोई दिक्कत नहीं कामी जी, रिकॉर्डेड जरूर देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड अपलोड हो गया आपका, उसको देख लीजिएगा ना। हाँ जी, करेक्ट आंसर बताइए इसका। योमली जी कह रहे हैं डी, बाकी लोगों को क्या लगता है? चलो जी, करेक्ट आंसर इज डी, अर्थ के बारे में स्टडी करेगा एंड्योरेंस मिशन। देखो एंड्योरेंस मिशन का सीधा मकसद ये है कि हम ही क्यों, वाई अस, मतलब जो लाइफ है जो वो अर्थ पे ही क्यों है, अदर प्लैनेट पे क्यों नहीं है, मार्स पे क्यों नहीं है, वीनस पे क्यों नहीं है, ठीक है। टू फाइंड वाई प्लैनेट अर्थ सपोर्ट्स लाइफ वेयर एज अदर प्लैनेट्स लाइक मार्स एंड वीनस डू नॉट, ठीक है। तो लाइफ सस्टेन करने के लिए वेट प्लैनेट होना चाहिए लाइक अर्थ, वेट प्लैनेट मतलब जहां पे पानी मिले। तो वीनस एक जमाने में वाटरी प्लैनेट था, लेकिन वो धीरे धीरे सूख गया, क्यों सूख गया नहीं पता है। तो अगर हमें ये पता चल जाए जो वीनस का पानी है वो ड्राई हो गया, तो हमारे लिए प्लैनेट्स को समझना, उस उनके लाइफ की पॉसिबिलिटी को समझना और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो स्वालबोर्ड नॉर्वे से रॉकेट्स लॉन्च किए गए इस पर्पस के लिए, ठीक है। तो करेंगे क्या करेंगे, ये वो अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत वीक है, तभी इस लाइफ सपोर्ट कर पाता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या है, देखो जैसे अर्थ है, अर्थ के चारों ओर आयन्स है, आयनोस्फीयर की क्लियर होती है ना, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है, ठीक है, एक चार्ज क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस है ऊपर के एटमॉस्फेयर और अर्थ के सरफेस के बीच में। अब जैसे वीनस पे ये माना जाता है कि पोटेंशियल जो है बहुत हाई था, पोटेंशियल हाई होने की वजह से, तो यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज था, वाटर में नेगेटिव चार्ज था, तो वो नेगेटिव चार्ज इधर से अट्रैक्ट होने के लिए इवेपोरेट हो गया और इस वजह से वहां का पानी ड्राई हो गया। बट चूंकि अर्थ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वीक है, तो इसलिए पानी ऊपर की तरफ बहुत तेजी से इवेपोरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक ये रीजन माना जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी करेंगे अर्थ के अराउंड, तब हमें पता लगेगा कि व्हाट आर द एक्चुअल रीजंस, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ये आपका प्रोजेक्ट है। तो बस अपने को बस इतना ध्यान रखना है, एंड्योरेंस मिशन किस लिए है, अर्थ के लिए है, ताकि पता लगा सके कि अर्थ पे लाइफ क्यों है, बाकियों पे क्यों नहीं है। इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, अगर समझ में आया तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। अगर ये इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, कोई डाउट तो नहीं है? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ऑलराइट सर, क्लियर है फिर यहाँ तक? चलिए जी सर, चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80। अभी देखो, एक पोर्टल है, किस पोर्टल को सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड से कनेक्ट कर रही है? ई काम, ई श्रम, ई मजदूर, ई लेबर। आई थिंक इसमें आंसर यही लिखा मिल गया, ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल क्या है, जो भी हमारे कंट्री में अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, जैसे लेबर हो गए, रिक्शा चलाने वाले हो गए, कारपेंटर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, जो भी छोटे मोटे डे टू डे लाइफ के जॉब्स करते हैं, जो अनऑर्गेनाइज हैं, जिनका कोई मतलब ऐसा फिक्स एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इन लोगों को एक जगह पे डेटाबेस सरकार चाहती है, ताकि उनको भी सोशल सिक्योरिटी जैसे बेनिफिट्स मिले। तो उसके लिए सरकार ने क्या बनाया, ई श्रम पोर्टल बनाया। तो इसी को वो कनेक्ट कर देंगे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से। अब ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या है,
तो ये वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम पहले तो समझो किस कानून के तहत आता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आता है। अब इससे होगा क्या, देखो इतना तो हमें पता है कि जो पुअर लोग गरीब लोग होते हैं उसके लिए सरकार क्या है, राशन की व्यवस्था करती है, राशन कार्ड उनका बनता है, ठीक है। उनको उसके बदले एक सरकार का जो सिस्टम है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके तहत राशन कार्ड बनते हैं, आपको राशन मिलता है, उसमें मंथली कुछ फिक्स आपको सामान देता है, चावल वगैरह तेल वगैरह, वो सरकार प्रोवाइड करती है इन राशन की दुकानों से, राशन शॉप्स होती है वहां से। अब पहले ये होता था कि जैसे मान लो आप सिटी ए में रहते हो, ठीक है, और यहाँ पे एक राशन की शॉप होगी X1, इससे आपका अटैच होगा, तो आपको जो राशन है सिर्फ और सिर्फ इसी दुकान से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। अब लेकिन आप मान लो सिटी ए में रहते हो, लेकिन आपको काम करने, मान लो कोई लेबर है, उसे काम करने जाना पड़ा गुवाहाटी, क्योंकि भाई हर कोई बड़े शहर की तरफ भागता है काम के लिए। अब गुवाहाटी का में जो राशन शॉप है उसमें तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि रहने वाला वो ए शहर का है, तो अब वो कैसे वहां पर राशन लेगा, तो उसको राशन की व्यवस्था वहां पर नहीं मिल पा रही है। तो जो माइग्रेंट्स हैं उनको राशन की व्यवस्था देने के लिए सरकार ने स्कीम लाई है वन नेशन वन रेशन कार्ड। यानी ये इस तरह हो जाएगा कि वारंटी कार्ड है, जैसे आधार कार्ड है, आपने एक बार राशन कार्ड बनवा लिया तो आप गुवाहाटी के भी राशन शॉप पे चले आओगे तो वहां पे भी आपको राशन प्रोवाइड कर देगी सरकार, ठीक है। फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं इनको, जो राशन की दुकानें होती है राशन शॉप, उनको फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं। तो वहां पर आपका आधार वगैरह चेक करके, राशन कार्ड वगैरह चेक करके आपको वहां पे भी राशन मिलने लगेगा, ठीक है। तो 2019 से स्टार्ट हो गया था ये प्रोजेक्ट, तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का फॉर द टाइम बिंग। तो इसमें ये क्या कर रहे हैं, इससे ई श्रम को भी लिंक कर दे रहे हैं। अब ई श्रम में कौन है, वर्कर्स ही तो हैं, तो और इन्हीं वर्कर्स को तो राशन चाहिए होता है, तो डेटा मिसमैच ना हो, डेटा को क्या कहते हैं, जो राशन कार्ड के लिए जो एलिजिबल लोग हैं उनको बढ़ाने के लिए, एक्चुअल वाले लोगों को ये राशन देने के लिए क्या करा जा रहा है, ई श्रम से इसको लिंक कर दिया जा रहा है, ठीक है जी। तो ये ई श्रम वन नेशन वन रेशन कार्ड है। तो इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है या अगर यहाँ तक क्लियरिटी है तो प्लीज गिव मी अ फाइनल थम्स अप, ठीक है। अब देखो यहाँ तक अगर आपको लग रहा है कि क्लास करने से कुछ फायदा हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, ठीक है। तो क्योंकि इसके बाद फिर अब बाकी के क्वेश्चंस अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो 9 PM का जो अपना टाइम है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के लिए नहीं है, इसके अलावा जो भी आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब हम इसी टाइम में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये टाइम है इंतखाब सर से बात करने का, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्कस हो, आप आओ, तो अपना 9 PM का टाइम हमेशा आबाद रहेगा, ठीक है जी। ऑल राइट सर, तो ध्यान रखिएगा अपना, और सबसे ज़रूरी चीज़ देखो, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंसी लेके आते रहो आप, क्योंकि आप जो एफर्ट देते हो, आप जो मेहनत करते हो वो कभी भी फेल नहीं होती, कहीं ना कहीं आगे चल के वो आपको फायदा जरूर पहुंचाएगी। तो ये दिमाग से निकाल दो कि अगर मेहनत करी रिजल्ट नहीं निकला तो क्या। आप देखो यूपीएससी से वो सीखो, कुछ लोग 6-6 अटेम्प्ट देते हैं उसमें फिर भी फेल हो जाते हैं, तो क्या उनकी लाइफ खत्म हो जाती है? लाइफ उनकी और बेटर हो जाती है, लाइफ को देखने का उनका नजरिया बदल जाता है, ठीक है। आपको लगता है कि वो फेल है, लेकिन आप उनके नजरिए से दुनिया देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि आप तो कुछ जानते ही नहीं हो दुनिया के बारे में, है ना। तो ये होता है मेहनत का नतीजा। और जब आप एक बार इतनी तैयारी कर लेते हो, तो इतनी नॉलेज आ जाती है, तो सबसे बड़ी बात आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। और लाइफ में हम किस चीज के पीछे भागते हैं, कॉन्फिडेंस के पीछे भागते हैं। पैसा वैसा गाड़ी ये सब तो साइड की बात है, ये सब तो आ ही जाता है। मेन चीज होती है कॉन्फिडेंस, वो अगर लाइफ में है ना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है जी। चलिए जी, हाँ जी गामी जी, लिमिटेड ही रख रहे हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी हमारा टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं, उन पे काफ़ी लोड चल रहा है, कभी कभी वर्कलोड ओवर की वजह से ब्रेक हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं गामी जी, कोशिश करिए कंसिस्टेंसी बना के रखिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि दिन में कम से कम 5 मिनट तो निकाल के पढ़िए, ऐसा ना हो कि पूरा दिन आपका पढ़ाई से छूट गया हो, ये ध्यान रखिए। तो यही आपकी कंसिस्टेंसी, ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।